नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित कला महाविद्यालय बिड़किन से। आज हम BA तृतीय वर्ष के पेपर क्रमांक 14 जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से जाना जाता है, छठे सत्र के लिए। छात्रों, इस पर्चे के अंतर्गत हमने विगत तासिका में भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषता या काव्य का परिचय देखा। आज हम द्विवेदी युगीन कविता या काव्य की प्रवृत्तियों का या द्विवेदीन कविता का परिचय आज हम देखेंगे या अध्ययन करेंगे। हिंदी कविता को रीतिकालीन प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त कर उसे आधुनिक कालीन प्रवृत्तियों से जोड़ने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। उन्होंने कविता को जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर उन्मुक्त किया। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य जगत को अनेक रूपों में प्रभावित किया। उन्होंने सरस्वती का पत्रिका का संपादन कार्य सन 1903 में संभाला था तथा 1900 से लेकर 1920 तक का हिंदी साहित्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से इतना प्रभावित है कि इस कालखंड को द्विवेदी युग की संज्ञा प्रदान की गई है। इस दीर्घ कालावधि में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्होंने हिंदी गद्य का संस्करण, परिष्कार एवं परिमार्जन किया, तो दूसरी ओर लेखकों को उनकी कमियों से अवगत कराया तथा भाषा की व्याकरणिक भूलों को सुधार कर भाषा का परिष्कार किया। वाक्य गठन में भी वे शुद्धता के पक्षपाती रहे तथा लेखकों को वाक्य गठन के दोषों से अवगत कराते हुए उनके परिमार्जन का प्रयास किया। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंध लिखकर कवियों को भाषा, शैली, छंद योजना, विषय वस्तु से संबंधी अनेक निर्देश दिए, जिसने हिंदी कविता की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। हिंदी गद्य में विराम चिन्हों का सूत्रपात भी द्विवेदी जी के प्रयासों से ही शुरू हुआ। छात्रों, द्विवेदी जी का सबसे बड़ा योगदान है खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पर प्रतिष्ठित करना। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी जाने वाली हिंदी कविता को प्रोत्साहन नहीं दिया और इस बात पर बल दिया कि गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। इस युग के महत्वपूर्ण कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि का नाम उल्लेखनीय है। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार है कि द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंध लिखकर कवियों को भाषा, शैली, छंद योजना, विषय वस्तु संबंधी अनेक निर्देश दिए, जिसने हिंदी कविता की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। हिंदी गद्य में विराम चिन्हों का सूत्रपात भी द्विवेदी जी के प्रयासों से ही हुआ। छात्रों, द्विवेदी जी का सबसे बड़ा योगदान है खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पर प्रतिष्ठित करना। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी जाने वाली हिंदी कविता को प्रोत्साहन नहीं दिया और इस बात पर बल दिया कि गद्य एवं पद्य की भाषा एक होनी चाहिए। इस युग में महत्वपूर्ण कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि का नाम उल्लेखनीय है। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं इस प्रकार है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियां। प्रथम प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। अतः
इस युग की कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही है। इस युग के प्रायः सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी एवं आत्मा की प्रेरणा दी। राम नरेश त्रिपाठी अपने खंड काव्य में परोक्ष रूप से स्वतंत्रता के बंधन काटने का संदेश देते हैं। इस प्रकार की रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त जी की भारती श्रेष्ठ और सशक्त रचना है। कितने विश्वास के साथ भारत भारती का भारतवर्ष की श्रेष्ठता की घोषणा करता है। जैसे भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थान कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना ओतप्रोत नजर आती है द्विवेदी युग में। दूसरी विशेषता है नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य या कविता आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से ग्रहित कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित कथा लेकर आदर्श प्रबंध अनेक काव्य लिखे गए। सभी में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई। स्वार्थ, त्याग, आत्मगौरव आदि कुछ आदर्शों की प्रेरणा दी गई है। हरिऔंध कृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त की साकेत, रंग में भंग, राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं। इस प्रकार के पद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त आदि प्रमुख है। प्रेम की महिमा निम्न पंक्तियों में व्यंजित होती है। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। इस तरह से नीति और आदर्शपूर्वक रचनाएं प्राप्त होती है। तीसरी विशेषता है वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार। द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ। उसमें अपार वैविध्य और व्यापकत्व आया। अनेक नूतन विषयों को भी काव्य में स्थान मिला। अनेक छोटे छोटे साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गई। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिधर कवियों की दृष्टि न गई हो। प्रकृति भी स्वतंत्र रूप से काव्य का विषय बनी। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔंध, रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह आदि के काव्य में बड़ा मनोहारी प्राकृतिक चित्रण मिलता है। यद्यपि द्विवेदी युगीन प्रकृति चित्रण में भी पर्याप्त स्थूलता है, कल्पना वैभव का अभाव है, फिर भी उसमें यथार्थता एवं ताजगी है। इस संदर्भ में निम्न कथन उल्लेखनीय है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस तरह से द्विवेदी कविता में वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार पाया जाता है। चौथी विशेषता है हास्य व्यंग काव्य। भारतेंदु युग में जैसे जिंदादिली, चालबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं रह गया, अतः इस युग के समान हास्य व्यंगपूर्ण कविता का प्रचुर द्विवेदी युग में नहीं है। इस दिशा में जितना कुछ लिखा भी गया है वे द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव से अपेक्षाकृत संयमित और मर्यादित है। हास्य और व्यंग के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियाँ, धर्माडंबर, व्यभिचार आदि है। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के सशक्त व्यंग्यकार हैं। उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग और हास्य का प्रमुख विषय बनाया। एक बार कर्जन ने भारतवासियों को झूठ को लक्ष्य कर गुप्त जी ने तीखा प्रहार किया। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मारे झूठ की नानी। सच है स्मरण देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। इस तरह से हास्य व्यंग का पुट द्विवेदी युगीन काव्य में पाया जाता है। पांचवी विशेषता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। पूर्ववर्ती काव्य में असामान्य ईश्वर अवतार, राजा, सामंत या नायिकाओं आदमी को ही स्थान मिला था, किंतु इस युग की कविता में सामान्य मानव को यह गौरव प्राप्त हुआ। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े ही सहज भाव से किया जाने लगा।
दीनहीन, कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ी करुणिक वर्णन कारुणिक वर्णन इस काल के कवियों ने किया। विधवाओं के कष्टपूर्ण जीवन और शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा, नारी की दयनीय दशा की और भी इस युग के कवियों का चित्रण पाया जाता है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। इस तरह से सामाजिक समस्याओं का निरूपण द्विवेदीगीन कविताओं में पाया जाता है। छठी विशेषता है सभी काव्य रूपों का प्रयोग। द्विवेदी युग में काव्य के क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध, मुक्तक, प्रगति आदि सभी काव्यों में रचना हुई। कथाश्रित काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई। प्रिय प्रवास, साकेत आदि महाकाव्यों का प्रणयन इसी युग में हुआ। हिंदी के अनेक श्रेष्ठ खंड काव्य भी इस काल में लिखे गए। मुक्तक रचना की ओर भी इस युग के कवि प्रवर्तक हुए। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पदों की रचना वृहत परिमाण में हुई। द्विवेदी युग प्रगीतों का भी प्रणयन हुआ। यद्यपि इस विधा का वास्तविक विकास तो द्विवेदी युग के बाद ही हुआ, किंतु इस युग के कवियों ने भी इससे अपना लिया था। निम्न पंक्तियां इस संदर्भ में उल्लेखित है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस तरह से द्विवेदी युग में सभी काव्य रूपों का प्रयोग पाया जाता है। द्विवेदी युग की सातवीं विशेषता है भाषा परिवर्तन। भाषा से ही हमें अपने विचार दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन गई। आज खड़ी बोली के भाषा सौंदर्य और अभिव्यंजना क्षमता के दर्शन के पश्चात इसकी काव्योपयुक्तता विवादास्पद नहीं रह गई है, किंतु द्विवेदी काल के पूर्व ऐसी बात नहीं थी। द्विवेदी युगीन काव्य ने इस क्षमता को निर्मल कर दिया। यद्यपि आरंभ में खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, किंतु उसमें उत्तरोत्तर निखार आया। जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ब्रज भाषा के मोह का वध कर दिया। भारत भारती की लोकप्रियता विजय भारती सिद्ध हुई और काव्य की भाषा पूर्णतः खड़ी बोली हो गई। निम्न पंक्तियां उल्लेखनीय है इस संदर्भ में। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। इस तरह से भाषा परिवर्तन हमें द्विवेदी युग में दिखाई देती है। आठवीं विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। रीतिकालीन कवियों में मुक्तक शैली की प्रधानता थी, जो श्रृंगारी रचनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई। यही मुक्तक शैली भारतेंदु युगीन कविताओं में प्रयुक्त होती रही। द्विवेदी युग में आकर श्रृंगार पर अंकुश लग गया और मुक्तक रचना में कमी आई। अब इतिवृत्त अर्थात कथा पर बल दिया जाने लगा और प्रबंधात्मक रचनाएं परिमाण में अधिक लिखी जाने लगी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं साकेत, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर आदि प्रबंध काव्य ही हैं। इसी प्रकार अयोध्यांशी उपाध्याय ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास में इतिवृत्तात्मकता का परिचय दिया है। राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन, पथिक, स्वप्न काल्पनिक कथायुक्त खंड काव्य है। इन सारी रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता पाई जाती है। नवी विशेषता है मानवतावाद। द्विवेदी युग के कवियों ने अपने काव्य में मानवतावाद को स्थान दिया। इस युग के कवियों ने सामान्य जनजीवन में अपनी रुचि दिखलाकर अपने मानवतावाद का परिचय दिया। 10वीं विशेषता है खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित होगी। अब तक जो खड़ी बोली भारतेंदु युग में गद्य के क्षेत्र में ही प्रयोग की जा रही थी, वह द्विवेदी युग में आकर गद्य एवं पद्य दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हो गई। द्विवेदी जी के
पर्यटन से ही अव्यवस्थित खड़ी बोली परिमार्जित हुई। काव्य भाषा के रूप में इस काल में के कवियों ने ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। श्रीधर पाठक एवं हरिऔंध जैसे कवि भी जो पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। यद्यपि बाद में लिखी गई कविताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः उपयुक्त है। द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में विशेष योगदान दिया। इसके बाद है कि विशेषता है 11वीं, श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार। प्रीति युगीन या द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों के अनुवर्तन के कारण श्रृंगार का जो रूप भारतेंदु युग में अपनाया गया था, वह द्विवेदी युगीन कवियों के लिए ग्राह्य न था। उन्होंने श्रृंगार स्वच्छ एवं सुंदर रूप को काव्य विषय बनाने पर जोर दिया। माफ करना। 12वीं विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। द्विवेदी युगीन कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण किया है। प्रकृति आलंबन, प्रकृति का उद्दीपन एवं वातावरण निर्माण आदि रूपों का मनोहारी वर्णन इनके काव्य में मिलता है। रीतिकालीन परिपाटी पर प्रकृतिक चित्रण नहीं किया गया। द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य में प्रकृति की रम्य झांकी उपलब्ध होती है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा का मनमोहक चित्रण किया है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध ने अपने महाकाव्य प्रियप्रवास में प्रकृति की मनोहर छटा अंकित की है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस तरह से द्विवेदी युग के काव्य में प्राकृतिक चित्रण का पुट मिलता है। उसके बाद छंद विधान माफ करना। द्विवेदीयुगीन काव्य में भाषा के अतिरिक्त छंद तथा भाव के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। कवित्व, सवैया जैसे पुराने छंदों का बहिष्कार इस युग में किया गया और संस्कृत छंदों को अपनाया गया। कुछ नए छंद भी प्रयोग में लाए गए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य नामक निबंध में कवियों को यह परामर्श दिया कि काव्य में पुराने छंदों के साथ साथ संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग भी करें। वंशस्थ, शिखरिणी, हरिगीतिका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, ताटंक, लावनी जैसे छंदों का प्रयोग द्विवेदी युगीन कवियों ने कुशलता के साथ किया। हरिऔंध जी ने प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत के वार्णिक छंदों में की, जबकि कुछ अन्य कवियों ने उर्दू में प्रयुक्त छंदों को भी अपनाया। इस तरह से द्विवेदीन काव्य के छंद विधान की विशेषता पाई जाती है। अंततः द्विवेदीयुगीन काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करने के उपरांत हम उसके निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में राजभक्ति और देशभक्ति के साथ समाज सुधार की कविता होती थी। साथ ही काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली। पर द्विवेदी युग की कविता राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता है। इस युग की राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकता और प्रांतीयता से ऊपर अति उदार और व्यापक राष्ट्रीयता है। मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान, स्वार्थ त्याग तथा पारस्परिक वैषम्य को दूर करने की अमूर्त प्रेरणा देकर इन कवियों ने राष्ट्रीय भावना को विकसित किया तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन को बल प्रदान किया। जहां उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक बायाडंबरों तथा निरर्थक रूढ़ियों पर जोरदार प्रहार किया, वहां अपनी परंपरा के उपयोगी तत्व का सबल समर्थन और पोषण भी किया। इस युग की कविता का सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत सबल है।
उसी उसी में इसकी शक्ति निहित है, निम शक्ति निहित नजर आती है। इस काल के कवियों ने हिंदी काव्य को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता और जड़ता से प्रगति की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। काव्य भाषा के पद पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में भी इन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस तरह से हमने द्विवेदी युगीन कविताओं की या द्विवेदी युगीन काव्य की परिचय के साथ या उनकी विशेषताओं का आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।